मेरा नाम सोनिया है। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बीवी समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी गलतफहमी है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और अनुज भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरे होते ही अनुज के दूर के रिश्तेदार हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि अनुज के माँ बाप उसे बचपन में अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे माँ बाप भी हमारी शादी के लिए राजी हो गए थे और कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी अनुज से हो गई। अनुज एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। इनको कंपनी की तरफ से घर भी मिला हुआ था और यह काफी अच्छा था। शादी के 2 साल बाद मैंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। मेरी जिंदगी अनुज और मीनू के साथ बहुत अच्छी रही थी। मीनू के आने के बाद मेरी सारी खुशियाँ मुझे मिल गई थी, लेकिन अनुज चाहते थे कि मीनू का एक भाई भी हो इसके पास, जो हमारे बाद इसका ख्याल रखे। अनुज अपनी जिंदगी में अकेले ही थे। इनका ना कोई भाई था और ना ही कोई बहन, इसलिए वह चाहते थे कि मीनू अकेली न रहे। फिर 3 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और अनुज ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में मेरी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा था। मेरे ससुराल में अनुज अकेले ही थे, इसलिए मेरी माँ ने मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी छोटी बहन सलोनी को मेरे पास भेज दिया था। सलोनी के आने से मुझे बहुत ही आराम मिल चुका था। वो घर के साथ साथ मीनू को भी संभाल लेती थी और अनुज की तो उसके साथ बहुत ज्यादा बनती थी। आखिर इकलौती साली जो थी। सलोनी के आने के बाद अनुज और सलोनी रात रात भर जाकर हंसी मजाक किया करते थे, जैसे शादी से पहले मैं और सलोनी अपने घर किया करते थे। कहने को तो वो मेरी छोटी बहन थी, लेकिन उसमें मेरी जान बसती थी और वो भी कहाँ कम थी। मेरे एक आवाज पर अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पास आ गई थी। कुछ ही वक्त बाद मैंने एक और बेटी को जन्म दिया। मेरी दूसरी बेटी के आने के बाद भी सलोनी हमारे साथ ही रही थी, क्योंकि मीनू को अब उसकी आदत लग चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ मीनू को ही नहीं, बल्कि अनुज और सलोनी को भी एक दूसरे की आदत हो गई थी। तभी तो यहाँ से जाने के बाद सलोनी ने भी वही कंपनी ज्वाइन कर ली जहाँ अनुज काम करते थे। इन दोनों का हंसी मजाक कब प्यार में बदल गया, ये तो सिर्फ वही जानते थे। मैं अपनी बेटियों को वास्ता देकर रोती रही, लेकिन दोनों अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। मेरे मम्मी पापा ने भी सलोनी और अनुज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों शायद अपनी हदें पहले ही पार कर ली थी, जिस वजह से वह अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। लाख समझाने के बाद भी अनुज ने सलोनी से शादी कर ली और उसे मेरी सौतन बनाकर घर ले आए। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। मेरी बहन जो कभी मेरी जान हुआ करती थी और आज सौतन बनकर मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी। सलोनी के आने के बाद मेरी जिंदगी बस चल रही थी, लेकिन कैसे चल रही थी ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं अपनी मासूम बेटियों का मुंह देखकर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। हमारा घर बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। सलोनी ने आते ही सबसे पहले तो मेरा और अनुज का कमरा मुझसे छीन लिया, जहाँ इतने सालों की मेरी और अनुज की यादें जुड़ी हुई थी। मैं अपनी बेटियों को लेकर घर के छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गई और ज्यादातर अपनी बेटियों के साथ अपने कमरे में ही बंद रहती थी। शादी के अगले हफ्ते ही अनुज और सलोनी हनीमून मनाने चले गए और पीछे मैं अकेली रह गई थी। वो दोनों 10 दिन के बाद हनीमून से लौटे थे और यहाँ 10 दिन की तकलीफों में गुजारी थी, यह बस मैं ही जानती थी। मुझे अपनी छोटी सी बेटियों को संभालने के साथ साथ मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा था कि यही महीना मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ से भरा हुआ महीना था, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि मेरी असली तकलीफें तब शुरू हुई थी। शादी के बाद अनुज को मेरी और मेरी बेटियों की जरूरतें का बिल्कुल ही ख्याल ही नहीं रहा था। अब उसे कुछ दिखता था तो बस सलोनी और सलोनी की जरूरतें। मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ मंगवाती तो अनुज हफ्तों तक इस बात को टालते रहते। वहीं अगर सलोनी किसी चीज के लिए कह देती तो अगले ही घंटे में हाजिर हो जाती थी। सलोनी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत तेज भी थी। तभी तो उसे देखते ही मेरे अंदर नफरत के अंगारे भरने लगे थे। जी तो चाहता था कि अपने हाथों से अपनी बहन का गला घोट दूं, जिसने मेरी और मेरी बेटियों के हक पर डाका डाला था। अनुज पूरा पूरा दिन सलोनी के साथ ही रहते थे, मुझे और मेरी बच्चियों को देखते भी नहीं थे। सलोनी तो घर का कोई काम नहीं करती, क्योंकि वो तो अनुज के साथ सुबह ही ऑफिस चली जाती और अनुज के साथ ही वापस आती थी। इसलिए अनुज ने उसे कह रखा था कि तुम घर का कोई काम भी मत करना, वरना थक जाओगी। इसलिए उल्टा अनुज ने घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। मैं तो ऐसी जिंदगी जीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो जीना ही था, इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। अनुज और सलोनी जब भी फ्री बैठते तो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते, साथ बैठकर खाना खाते, लेकिन मैं और मेरी बेटियां किचन में ही बैठकर खाना खा लेती थी, क्योंकि अनुज का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना। कभी कभी तो मैं अपना गुस्सा अपनी बेटियों पर भी निकाल देती थी, लेकिन बाद में पछतावा भी होता था कि आखिर इसमें मेरी बेटियों का क्या कसूर है। लेकिन मैं खुद इतनी मजबूर थी कि मैं पूरा दिन घर के काम करती, सबके लिए नाश्ता और खाना बनाती, सबके कपड़े धोना, घर की सफाई, ऊपर से अपनी छोटी सी बेटियों को संभालना और इसके साथ साथ चुपचाप अनुज और सलोनी का प्यार देखती रहती थी। यह सब कुछ देखते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर पूरा दिन घर के काम करती रहती
रहती थी। अगर अनुज सलोनी को दूसरे घर में ले जाता तो शायद मुझे इतना दुख भी ना होता, लेकिन उन्होंने तो मेरे सौतन को मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि सलोनी पेट से है। अनुज इतना खुश हो रहे थे जैसे वह पहली बार बाप बन रहे हैं, लेकिन इस खबर से मुझे थोड़ा सा सुकून भी हुआ क्योंकि अनुज ने सलोनी के लिए दूसरा घर ले लिया था और फिर अनुज सलोनी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन सलोनी का मेरे घर से जाना तो मेरे लिए और भी मुसीबत बन गया था क्योंकि वह जब होते थे तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो अनुज को इस घर की कोई परवाह ही नहीं थी। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे तो मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। जब भी अनुज को फोन करके घर के कुछ सामान मंगवाती तो एक हफ्ता लगा देते थे लाने में, इसलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठान ली और ट्यूशन से जो भी पैसे आते वो घर के खर्च में कर देती थी। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे। लेकिन फिर एक दिन पता चला कि जिस कंपनी में अनुज और सलोनी काम कर रहे थे वो किसी कर्ज में डूब गई और बंद हो गई। उसी वक्त सलोनी ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों की नौकरी जा चुकी थी और खर्चे बढ़ चुके थे, इसलिए मजबूरी में अनुज ने सलोनी के लिए किराए पर मकान लिया था। उसे छोड़कर वो दोनों वापस पुराने घर में यानी हमारे साथ रहने लगे। अनुज ने दूसरी नौकरी ढूंढ ली थी लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। इसकी पूरी तनख्वाह सलोनी और उसकी बेटी जानवी पर ही खर्च हो जाती थी। सलोनी के कमरे में दूध के डब्बे, फल और जरूरत का हर सामान मौजूद था, जबकि मेरी बेटियों के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अनुज की तनख्वाह तो सलोनी और बेटी पर ही खर्च हो जाती थी। मेरी और मेरी बेटियों के खर्च कहाँ से पूरे होते। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपनी बेटियों का खर्चा चलाती थी। अनुज अपनी तनख्वाह से सिर्फ राशन पानी लाते थे, लेकिन वो सलोनी से देखा न गया। सलोनी शुरू में तो अपनी बेटी में ही मगन रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। खर्चे बढ़ने लगे और आमदनी कम हो गई तो एक दिन उसने किचन में ताला लगा दिया। मैंने जब सलोनी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो कहने लगी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो फिजूल खर्च कर सके। बच्चे हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहते हैं और फालतू के खर्चे बढ़ रहे हैं। सलोनी का साफ इशारा मेरी बेटियों की तरफ था। जब सलोनी किचन को ताला लगा रही थी तब अनु सामने बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला और कहने लगे कि हाँ सलोनी ठीक तो कह रही है, अब आमदनी कम है तो सोच समझ कर खर्च करना पड़ेगा। मैं कहते कहते रह गई कि मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपनी बेटियों का खर्चा खुद उठाती हूँ, लेकिन फिजूल खर्च तो सलोनी करती है। न जाने कितने फल इसके कमरे में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, लेकिन इससे मेरी बुजदिली कहो या मेरी गलती, मैं अपने पति से डरती थी, इसलिए यहाँ पर भी मैं खामोश हो गई। देखते ही देखते दिन गुजरते गए और मेरी तकलीफें और बढ़ती गई। हद तो तब हो गई जब सलोनी ने मेरी बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दी और अपनी बेटी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया। अब भी अनुज चुप ही रहा और कहने लगा कि जानवी पढ़ने में अच्छी है, अगर इसे सरकारी स्कूल में डाला तो इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। कोई भी त्योहार आता तो जानवी के लिए नया ड्रेस, मैचिंग चप्पल, मैचिंग चूड़ियां और मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ आता था, लेकिन मेरी बेटियों के लिए मेरे कपड़ों से जोड़ तोड़कर मैं खुद ही कपड़े बनाती थी। ये देखकर मेरी बेटियां कभी कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी जानवी और इसकी माँ तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, फिर हम ही क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनते। तब मैं डांटकर अपनी बेटियों को चुप करा देती थी क्योंकि उनके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। अपनी बेटियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्यूशन के साथ साथ मैं घर बैठे सिलाई का काम भी करने लगी थी, ताकि जो ऑर्डर आते हैं उनके बचे हुए कपड़ों से मैं अपनी बेटियों के कपड़े बना लिया करती थी। इस तरह मैं पूरी कोशिश करती कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बेटियों की जरूरतें पूरी कर सकूं। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने बाप का ये चेहरा देखकर वो दोनों अनुज से नफरत करने लगी थी। एक दिन फिर खबर मिली कि सलोनी पेट से है तो अनुज फिर से बहुत खुश हुए थे और इस बार भी सलोनी के लिए इनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। वो पहले की तरह ही सलोनी का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अनुज और सलोनी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे, तब रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। सलोनी और अनुज की मौके पर ही मौत हो गई और उसका बच्चा भी पेट में ही खत्म हो चुका था। मैं उस वक्त घर में सबके लिए खाना बना रही थी, तब बाहर एम्बुलेंस की आवाज सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। बाहर जाकर देखा तो एम्बुलेंस हमारे ही दरवाजे पर खड़ी थी और दोनों की लाश मेरे सामने पड़ी थी। वैसे तो पिछले कुछ सालों से जो जिंदगी में जी रही थी, इस हादसे से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि सलोनी के आने के बाद अनुज तो मुझसे और मेरी बेटियों से दूर ही हो चुके थे। हर वक्त सलोनी के आगे पीछे घूमते रहते, इसके सारे नखरे झेलते और मुझे और मेरी बेटियों को तो हमेशा इग्नोर ही करते रहे थे, लेकिन फिर भी वो दोनों ही मेरे लिए कभी मेरी जान हुआ करते थे। मैंने अपने पति और बहन जो कि मेरी सौतन थी दोनों को ही खो दिया था। इस हादसे से मैं अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैं जब भी दोनों से मिले धोखे के बारे में सोचती तो फिर उनके जाने का ज्यादा दुख नहीं होता था, क्योंकि इनके सुलूक ने मुझे एकदम पत्थर बना दिया था। लेकिन जब भी मैं जानवी को देखती तो मुझे दुख होता कि मेरी माँ की बच्ची अकेली रह गई थी, लेकिन फिर सोचती थी कि आखिर सब कुछ इसकी माँ की वजह से यह तो हुआ था। अब मुझे सुकून मिल गया था कि अब यह घर पूरा
मेरा था और मैं इस घर की मालकिन थी, क्योंकि सलोनी के आने के बाद मेरी हैसियत तो सिर्फ एक नौकरानी जैसी हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने घर का हुलिया थोड़ा सा बदल दिया। घर के छोटे से हिस्से में मैंने एक सिलाई सेंटर खोला और लड़कियों से फीस लेकर मैंने उनको सिलाई सिखाना शुरू कर दिया और भगवान की दया से मेरा काम खूब अच्छा चल पड़ा। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपनी बेटियों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा दी और जानवी का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही रहने दिया, क्योंकि मैं उसकी देखभाल और उसकी पढ़ाई लिखाई अपनी बेटियों के बराबर ही करती थी, ना उनसे कम ना उनसे ज्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी जख्म अभी भी मेरे दिल में थी। मैं जानवी से अभी भी नफरत करती थी। मैं घर के सारे काम मुझसे कराती, कभी कभी तो मेरा हाथ भी उस पर उठ जाता था। लेकिन जानवी बहुत ज्यादा खामोश हो गई थी। वो हर वक्त उदास रहती और हर वक्त मम्मी मम्मी कहती मेरे पीछे घूमती रहती थी। धीरे धीरे तीनों बच्चियां बड़ी होने लगी, लेकिन जानवी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल सलोनी की तरह। इसलिए जो रिश्ता मेरी बड़ी बेटी के लिए आता उनको जानवी पसंद आ जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ यूं था। औरतें मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी और दरवाजा जानवी ने खोला था। इसके बाद फिर जानवी उन औरतों के सामने नहीं आई और सारा काम मैं और मेरी बेटियां ही देख रही थी। मैं तो चाहती थी कि ये रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे और बड़े घर से रिश्ता आया था। अगर ये रिश्ता हो जाता तो मेरी बेटी ऐश करती। वो औरतें चाय नाश्ता के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, जिस लड़की ने दरवाजा खोला था क्या वो भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा कुछ गड़बड़ न कर दी हो उसने, इसलिए मैंने उनसे कहा हाँ वो मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है क्या? वो बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। असल में बात यह है कि हमें आपकी इस बेटी का रिश्ता चाहिए अपने बेटे के लिए। इन औरतों की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और गुस्से के मारे मैं अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगी थी, लेकिन किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा हम सोच कर बताएंगे। इसके बाद वो औरतें चली गयी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन औरतों का मुंह नोच लूं या फिर जानवी का गला घोट दूं। इन औरतों के जाने के बाद मैं किचन में आ गई और अपना गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। दिल तो कर रहा था कि जानवी को मार मार कर उसका चेहरा इतना लाल कर दूं ताकि मेरे अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए, लेकिन अब तो मैं वो भी नहीं कर सकती थी। बचपन की बात और थी, लेकिन अब जानवी बड़ी हो चुकी थी। अगर मैं उस पर हाथ उठा देती और बदले में वो भी मुझ पर हाथ उठा देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। यही सोचकर मैं मजबूर हो जाती थी। लेकिन हालांकि अभी भी वो मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह काबू में कर रखा था। शाम तक मेरा दिमाग ठीक हो चुका था और तब मैंने उस औरतों को फोन किया और माफी मांगते हुए कहा कि माफ करना, हमारे रिश्तेदार में एक देहांत हो गई थी, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर सकी। बात यह है कि हम जानवी का रिश्ता पहले ही तय कर चुकी हैं, इसलिए जानवी का रिश्ता आपके बेटे के साथ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी 2 और बेटियों में से किसी का रिश्ता तय कर सकती हैं अपने बेटे के साथ। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा, माफ करना बहन जी, हमें तो जानवी ही पसंद आई थी। अगर आप जानवी के रिश्ता नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हम कोई और लड़की देख लेंगे। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी और गुस्से में मैंने फोन रख दिया। मुझे जानवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहले इसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की और अब यह मेरी बेटियों का हक छीन रही थी। तब मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटियों का हक जानवी को नहीं लेने दूंगी। जो मेरी बेटियों का हक है वो मेरी बेटियों को ही मिलेगा। दिल ही दिल में मैंने कुछ सोचते हुए फैसला किया कि सबसे पहले मैं जानवी की शादी कर दूंगी। मेरी बेटियों की खुशियों के रास्ते में कांटा बनी इस जानवी को निकालना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब तक जानवी की शादी नहीं होती तब तक मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने अब जानवी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। लेकिन जानवी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे थे, पर मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी और वर्षों से मेरे दिल में जो गुस्सा भरा हुआ था उसे निकालना चाहती थी। मैं उसकी माँ का बदला उससे लेना चाहती थी। मैं आने वाले हर रिश्ते से मना कर देती थी, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर भी अच्छा आता था। मैं तो जानवी की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जहाँ उसे सिर्फ दुख ही दुख मिले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिला था। एक दिन मैं बाजार जा रही थी, तब मैं एक लड़के से टकराई। वो फुल नशे में था। वो मुझे उठाते हुए बोला, माफ कर दो मैडम जी, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो उसे बचने के लिए मैं तेजी से भाग रहा था, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। मैंने हैरत से उस लड़के को देखा तो अच्छे काट कद का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? तो कहने लगा, मैडम जी मैं जुए में अपना सब कुछ हार गया हूँ और कुछ उधार भी बाकी रह गया है, बस वही उधार वसूल करने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे दिमाग में शैतानी ख्याल आया कि इससे अच्छा रिश्ता तो जानवी के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मैं उस लड़के को थोड़ा साइड में ले गई और इससे पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तो वो मेरी बात सुनकर शर्मा गया और हाँ में सर हिला दिया। मैं फौरन ही उसे अपने साथ घर ले आई और उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर जानवी के साथ उसका शादी करवा दिया। जानवी रोते रोते बार बार मेरी तरफ देखे जा रही थी, जैसे वो मुझसे रहम की भीख मांग रही हो, लेकिन मैं अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जानवी
की शादी होते ही मैंने उसे उसी वक्त उसे घर के कपड़ों में ही विदा कर दिया और वो रोते हुए घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने उनसे कहा कि अगर जानवी की शादी नहीं करती तो तुम दोनों में से किसी की भी शादी नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। तब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी, इसलिए इनके लिए रिश्ते ढूंढने लगी थी। जानवी को रास्ते से हटा दिया था, इसलिए मेरी बड़ी बेटी की शादी अब बहुत ही आसानी से हो गई। अब बारी मेरी छोटी बेटी की थी, लेकिन मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। जानवी की शादी को पूरे 4 महीने हो चुके थे और इन 4 महीनों में एक बार भी वो हमारे घर नहीं आई थी। मुझे थोड़ी उलझन भी होने लगी थी, पता नहीं जानवी कैसी होगी और वो एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। दिन ऐसे ही कट रहे थे। फिर एक दिन अचानक जानवी घर आ गई और आते ही वो मुझसे गले मिली और मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली मैं आपसे मिलने फिर से आऊंगी। यह देखकर तो मैं हैरान हो गई कि ये सब क्या था और जानवी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए होंगे। दिमाग पर जोर न डालते हुए मैंने सोचा जो भी हो, बड़ी बेटी की शादी का कुछ उधार अभी भी बाकी था जो अब दे दिया जाएगा इन पैसों से। एक हफ्ते के बाद जानवी फिर से मिलने आई और उसने ढेर सारे पैसे मेरे हाथों में रख दिए। तब मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि आखिर इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। मुझे इससे नफरत होने लगी कि इस लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है, जहाँ भी जाती है इसकी किस्मत खुल जाती है। अभी अगली बार जब मुझसे मिलने आई तब उसका पति भी साथ में आया था और मेरी छोटी बेटी के लिए अपने छोटे भाई का रिश्ता लेकर आया था। मैंने भी लालच में आकर हाँ कर दी, ये सोचकर कि कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी राज करेगी जैसे जानवी करती है। जानवी ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया कि यह रिश्ता न करें, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मुझे लगा शायद जानवी से मेरी बेटी का सुख देखा नहीं जा रहा और वो नहीं चाहती कि इसकी तरह मेरी बेटी ऐश करे। मैंने फौरन ही बाहर जाकर जानवी के पति से रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कहा कि अगले हफ्ते ही सादगी से शादी कर देते हैं और वो मान गया। जाते जाते भी जानवी कई बार इशारों से रिश्ते के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी। एक हफ्ते के बाद ही मैंने सादगी से सबसे छोटी बेटी की शादी उसके देवर से करा दी। शादी के दौरान भी उसने बहुत बार कहा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और उल्टा उसे ताने देने लगी कि तुम कभी नहीं चाहोगी मेरी बेटी खुश रहे, आखिर तुम हो तो उसी की बेटी ना। मेरी बात सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोने लगी थी। अब तो मेरी छोटी बेटी की शादी हो गई थी और उसकी विदाई का वक्त आ गया। मैंने पिछली सारी नाराजगी भुलाकर जानवी से कहा, जानवी मेरी बेटी का ध्यान रखना। जानवी हल्के से मुस्कुरा दी और कहने लगी, जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी, क्योंकि जब ध्यान रखने का वक्त था तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी छोटी बेटी भी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरी बेटी को शादी के पूरे 3 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन इन 3 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा तो मैंने सोचा चलो क्यों न खुद ही चलकर अपनी बेटी से मिल आती हूँ। जब मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर पर पहुंची तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और पैरों तले से जमीन सरक गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि जानवी मुझे शादी करने से मना क्यों कर रही थी। वो तो बार बार कह रही थी कि शादी न करें, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी थी। लालच में आकर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची तो मेरी बेटी फटे कपड़े पहने, बाल बिखेरे, बड़ा सा कटोरा हाथ में थामे घर से बाहर निकल रही थी। मुझे देखती वो दौड़कर मेरे गले लग गई और बोली, मम्मी आपने मुझे कहाँ नर्क में भेज दिया। ये लोग मुझे मारते पीटते हैं और मुझसे भीख मंगवाते हैं। ये सब सुनकर मैं कुछ बोलने की हालत में ही नहीं रही थी। तभी जानवी इससे भी खराब हालत में बाहर निकली। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जानवी रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। ये लोग बहुत खतरनाक हैं और हर वक्त इनकी नजर मुझ पर टिकी हुई थी। मैंने आपको लाख मना किया कि आप शादी न करें, लेकिन आप लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि आपने मेरी एक न सुनी। इनका गैंग बहुत बड़ा है और इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमारे साथ साथ और भी कई लड़कियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा और हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले पुलिस के पास जाएं और यहाँ के बारे में उन्हें सब कुछ बता दें। जानवी मेरी बेटी को साथ लेकर निकल चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं बची। किसी तरह खुद को घसीटते हुए मैं पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन बहुत मिन्नत के बाद वो मेरे साथ उस जगह पर चलने को तैयार हो गए और थोड़ी छानबीन के बाद वो लोग पकड़े गए और इनका गैंग बहुत ही बड़ा था और बहुत सारे लोग लड़कियों से भीख मंगवाने का काम करते थे। पुलिस ने उनको पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन अभी भी सारे लोग नहीं पकड़े गए थे। कुछ बच गए थे जिनकी पुलिस अभी भी छानबीन कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां थी जो इस गंदगी से अब छूट चुकी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और उनको अपने साथ घर वापस ले आई। तब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं बदले की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी। जानवी के साथ साथ मैं अपनी सगी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर मुझे कुछ कहना ही था और अपना गुस्सा निकालना ही था तो वो सलोनी
सलोनी से कहना चाहिए था। इसमें जानवी का क्या कसूर था? वो तो बेकसूर थी। इस बेचारी का कसूर बस इतना था कि वो उसकी बेटी थी और उसकी जैसी ही दिखती थी। जब मैं उसे देखती तो मुझे सलोनी का वो बेशरम चेहरा याद आ जाता था जिसने मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन जानवी तो हर वक्त मुझे मम्मी मम्मी कहते, मेरे पीछे पीछे घूमती रहती, मेरी मार खाती, मेरी तानों को सहती और फिर भी घर का सारा काम करती थी। मैंने सलोनी से बदला लेने की आग में उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया, इसलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत करके इसकी सजा दे दी। खैर दोनों बेटियां आज मेरे साथ हैं और आज मैंने जानवी को एक माँ बनकर गले लगाया और इसकी आंखों में से आंसू आ गए। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट